हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो लास्ट के वीडियो में हम देख रहे थे कि ग्राफ के ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं, यानी कि यूनियन, इंटरसेक्शन और अलग अलग ऑपरेशंस देखे थे हमने, राइट। इस वीडियो में हमें स्टार्ट करना है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मल्टीग्राफ। ठीक है, हमें क्या देखना है, मल्टीग्राफ क्या होता है। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए मल्टीग्राफ, ग्राफ तो हमने देख लिया। अब मल्टीग्राफ क्या बोलता है कि सपोज करिए आपके पास कोई एक ग्राफ जी है जो v, e से हम डिनोट करते हैं, वर्टेक्स और एजेस के सेट है, और यहां पर जो हमारा E है वो मल्टी सेट ऑफ एजेस है। क्या है E, क्या है, मल्टी सेट है। मल्टी सेट यानी क्या कि दो वर्टेक्स के बीच में एक से ज्यादा एजेस है। ठीक है, सपोज करिए ये मेरा एक ग्राफ है। ठीक है, अब A तो हो गया नॉर्मल ग्राफ। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मेरे पास कुछ ऐसा ग्राफ है, ठीक है, तो ये क्या होगा, मल्टी ग्राफ। अब इसमें भी अगर मैं डायरेक्शंस दे दूं, क्या दे दूं, डायरेक्शंस दे दूं, तो ये हो जाएगा डायरेक्टेड मल्टीग्राफ। क्या हो जाएगा, डायरेक्टेड मल्टीग्राफ। और अगर इसी में मैं इन एजेस को कुछ वेट असाइन कर दूं, यानी कि इनको कुछ लेंथ असाइन कर दूं, सपोज दिस इज 1, दिस इज 10, दिस इज 5, 7, 9, 14, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वेटेड मल्टीग्राफ। क्या बन जाएगा, वेटेड मल्टीग्राफ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है जिसका नाम है वॉक। वॉक, और उसके बाद आती है लेंथ ऑफ वॉक। अब वॉक और लेंथ ऑफ वॉक होता क्या है, देखिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। A walk, let G be a graph, the sequence of edges of the form this is called a walk। यानी कि आप कैसे चल रहे हैं। ठीक है, सपोज करिए ये मैंने एजेस वर्टेक्स को नाम दिया A B C D। ठीक है, तो वॉक क्या डिनोट करेगी, देखो A, B, B, C, C, D, D, A। ठीक है, ये क्या बनी, ये एक वॉक बनी। देखो वॉक क्या बताती है कि किन्हीं दो वर्टेक्स के बीच में जो एज है, हम कौन सी एज से किस एज पर जा रहे हैं। ठीक है, देखो A, B यानी AB के बीच में जो एज है, B, C यानी BC के बीच में जो एज है, C, D, CD के बीच में, और D, A यानी D और A के बीच में। तो ये क्या बनती है, ये एक वॉक बनती है। ध्यान रखिएगा, वॉक को लिखने का तरीका यही है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपको वर्टाइसेस का सेट लिखना है। ठीक है, अब लेंथ ऑफ वॉक, लेंथ ऑफ वॉक क्या बोलती है, देखो लेंथ ऑफ वॉक इज द नंबर ऑफ एजेस इट कंटेन्स। यानी कि जो वॉक है मेरी, जो मेरी वॉक है उसके अंदर कितनी एजेस है, उसे क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ वॉक। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ वॉक। जैसे यहाँ कितनी 1 2 3 4, तो लेंथ ऑफ वॉक कितनी है इस ग्राफ के लिए, 4। ठीक है, अब वॉक जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है ओपन वॉक और एक होती है क्लोज्ड वॉक। अगर फर्स्ट वर्टेक्स और लास्ट वर्टेक्स सेम हो, अगर फर्स्ट वर्टेक्स और लास्ट वर्टेक्स सेम हो तो वो कैसी होती है, क्लोज्ड वॉक। और अगर फर्स्ट वर्टेक्स और लास्ट वर्टेक्स डिफरेंट हुई, क्या हुई, डिफरेंट हुई, तो वो क्या हो जाती है, ओपन वॉक। ठीक है, इसके बाद मेरे पास आता है कंपोनेंट्स ऑफ अ डिसकनेक्टेड ग्राफ। देखो डिसकनेक्टेड ग्राफ क्या होता है कि सपोज आपके पास ये एक ग्राफ है। ठीक है, तो कनेक्टेड ग्राफ क्या बोलता है, एन अनडायरेक्टेड ग्राफ G is said to be connected if there is a path between any two vertices। अगर मेरे पास कोई भी दो वर्टेक्स लूं मैं, और उनके बीच में अगर मेरे पास कहीं से भी कितना भी घूम फिर के एक पाथ मिल जाए, एक पाथ मिल जाए, क्या मिल जाए, एक पाथ मिल जाए, यानी कि एक रास्ता मिल जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि वो कैसा ग्राफ है, वो एक कनेक्टेड ग्राफ है। अगर ऐसा नहीं है, अगर कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो वो कैसा हुआ, वो हुआ डिसकनेक्टेड ग्राफ। कैसा हुआ, डिसकनेक्टेड। डिसकनेक्टेड जैसे कि ये जो मेरा वर्टेक्स है और ये वर्टेक्स है, इन दोनों के बीच में मुझे कहीं पर कोई पाथ नहीं मिलेगा, तो ये कैसा ग्राफ है, ये एक डिसकनेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, तो जो कंपोनेंट्स निकाले जाते हैं वो किसके निकाले जाते हैं, वो एक डिसकनेक्टेड ग्राफ के निकाले जाते हैं। ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। तो डिसकनेक्टेड ग्राफ के कंपोनेंट्स आप कैसे निकालेंगे, पॉइंट आता है कि डिसकनेक्टेड ग्राफ के कंपोनेंट्स कैसे निकालेंगे। तो ये मेरा एक ग्राफ है जो डिसकनेक्टेड है। ठीक है, इधर मैं एजेस को तो नाम नहीं दे रहा हूं, वर्टेक्स को नाम दे देता हूं 3 4 5 6 7। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे पास ये पूरा एक ही ग्राफ है। ठीक है, ये पूरा एक ही ग्राफ है और ये डिसकनेक्टेड है। डिसकनेक्टेड क्यों है, क्या मुझे 1 और 6 के बीच में कोई पाथ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो ये क्या हो गया, डिसकनेक्टेड। किसी भी दो वर्टेक्स के बीच में नहीं मिल रहा तो डिसकनेक्टेड। हर वर्टेक्स पे मिलेगा तभी ये कैसा होगा, कनेक्टेड होगा। तो कंपोनेंट्स क्या बोलते हैं, देखो अ डिसकनेक्टेड ग्राफ G has 2 or more than 2 connected subgraphs, each of these connected subgraph is called component।
ये पूरा एक ग्राफ है जी। इस ग्राफ के दो कंपोनेंट्स है, देखो एक कंपोनेंट ये है जिसमें वर्टाइसेस 1 2 3 4 है, और एक कंपोनेंट ये है क्या, जिसमें 5 6 और 7 वर्टेक्स। तो अ ग्राफ जी, इस ग्राफ के ये G1 और G2 क्या हो गए, कंपोनेंट्स हो गए। अ डिस्कनेक्टेड ग्राफ G हैविंग 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आती है कुछ थ्योरम्स, उसके बाद क्या आती है, कुछ थ्योरम्स। अब देखो थ्योरम्स बेसिकली क्या है कि अगर मेरे पास, फर्स्ट थ्योरम क्या बोलती है, अगर मेरे पास सपोज करिए एक सिंपल ग्राफ है, क्या है, एक सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ यानी क्या, एक ऐसा ग्राफ जो पूरी तरह से कनेक्टेड है, पूरी तरह से कनेक्टेड होने के साथ साथ क्या है, कनेक्टेड है, और उसमें कोई पैरेलल एजेस नहीं है। क्या है, पैरेलल एजेस नहीं है, यानी कि किन्हीं भी दो वर्टेक्स के बीच में सिर्फ एक ही एज है, एक से ज्यादा एज नहीं है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, अगर मेरे पास कोई एक सिंपल ग्राफ है जिसके पास n नंबर ऑफ वर्टाइसेस है, अगर उसके पास n नंबर ऑफ वर्टाइसेस है, तो उसके पास मैक्सिमम n-1 इंटू n बाय 2 एजेस होगी, ठीक है। देखो इसका क्या करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए मेरे पास एक ग्राफ है जिसमें 1 2 3 4 5 कितनी एजेस वर्टाइसेस है मेरे पास, 5 वर्टाइसेस। तो अगर मैं इसकी कैलकुलेशन की हेल्प लूं तो देखो 5 इंटू 5 माइनस 1 4, 5 इंटू 4 बाय 2 दैट इज 10 एजेस होनी चाहिए। अब काउंट करते हैं, मैक्सिमम 10 होनी चाहिए, 10 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो देखो 1 2 3 4 5 6, कितनी है, 6। अगर मैं इसी ग्राफ को, या मैं बोलूं एक सिंपल ग्राफ लूं, अगर मैं 4 वर्टाइसेस का, कितने का, 4 वर्टाइसेस का, अगर मैंने कोई एक सिंपल ग्राफ लिया, ये मैंने एक स्क्वायर बनाया जिसकी 4 वर्टाइसेस है, और हर वर्टेक्स को हर वर्टेक्स से जोड़ दिया, ठीक है। अब इसमें कोई भी और एज जुड़ सकती है क्या, कोई भी एज नहीं जुड़ सकती। तो वर्टाइसेस कितनी है, 4, और 4 इंटू 3 बाई 2 दैट इज 6। मैक्सिमम कितनी एजेस हो सकती है इस पर, 6। तो देखो आप काउंट करो, 1 2 3 4, ये तो 4 तो हो गई साइड की एजेस, और बीच में ये 5 और ये 6, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखो सेकंड थ्योरम क्या बोलती है, सेकंड थ्योरम बोलती है अ ग्राफ G is disconnected if and only if its vertex set V can be partitioned into two non-empty disjoint subsets V1 and V2 such that there exists no edge in G whose one vertex is in subset V1 and other is in V2। देखो सेकंड ग्राफ क्या बोलती है, सेकंड थ्योरम क्या बोलती है कि एक ग्राफ को मैं डिसकनेक्टेड तभी बोल सकता हूं, कब बोल सकता हूं, जब मैं उसके वर्टेक्स सेट V को पार्टीशन कर पाऊं V1 और V2 में। किसमें कर पाऊं, V1 और V2 में, 1 2 3 4। सपोज V1 इज 1 2, V2 इज 3 4, ठीक है। बोलते हैं कि तभी इसको डिस्कनेक्टेड बोलेंगे जब कोई भी अगर मैं एज उठाऊं, कोई भी लाइन उठाऊं, तो उसकी एक वर्टेक्स किसी एक सेट में हो और दूसरी वर्टेक्स दूसरी सेट में हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो तभी किसी ग्राफ को क्या बोल सकते हैं कि वो कैसा है, डिसकनेक्टेड है। जैसे यहां पर अगर आप उठाओ ये वाली एज ले लो, तो इसमें जो 2 है वो V1 में है, लेकिन 3 है वो V2 में है, तो इस वजह से ये जो ग्राफ है ये डिसकनेक्टेड नहीं है, ये कैसा है, ये कनेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। चलो थर्ड थ्योरम बोलती है इफ अ ग्राफ G कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड हैज एग्जैक्टली 2 ऑड वर्टाइसेस देन देयर मस्ट बी अ पाथ जॉइनिंग दीस 2 वर्टाइसेस। देखो थर्ड क्या बोल रही है कि अगर आपके पास कोई एक ग्राफ है G, ठीक है, ऑड वर्टाइसेस क्या होती है, जिसकी डिग्री ऑड हो, ये मैं आपको बता चुका हूं, राइट। तो अगर ऐसा कोई एक ग्राफ है आपके पास G, कनेक्टेड हो डिसकनेक्टेड हो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एग्जैक्टली 2 ऑड वर्टाइस, उसके पास एग्जैक्टली 2 ऑड वर्टाइसेस हैं, ठीक है। सपोज दिस इज 1 ऑड वर्टेक्स, दिस इज अनदर ऑड वर्टेक्स, ठीक है। ये हो गई ऑड वन, एक ये है ऑड वर्टेक्स, एक ये है ऑड वर्टेक्स, दोनों की डिग्री क्या है, 3, ठीक है। ये यहां जोड़ा, ये यहां जोड़ा, ठीक है। देखो इसकी डिग्री क्या है, 2, इसकी डिग्री क्या है, 2, इसकी डिग्री 1 2 3, इसकी डिग्री 3, इसकी 2, इसकी 2। तो क्या बोल रहा है, देन देयर मस्ट बी अ पाथ जॉइनिंग दीज 2 वर्टाइसेस। तो इन दोनों वर्टाइसेस को जोड़ने के लिए कोई ना कोई पाथ होना चाहिए, और ये है, हमें दिख रहा है। चलिए let G be a simple graph with n vertices. If G has k components, then the maximum number of edges that G can have are n minus k into n minus k plus 1। यानी कि देखो कंपोनेंट्स की बात आ गई, यानी कि जो मेरा G है, अगर मेरा कोई एक ग्राफ है G
और उसमें एजेस है मेरे पास, ठीक है, क्या है मेरे पास उसमें वर्टाइसेस और एजेस है, और उनके क्या है कंपोनेंट्स है। ये जी जो है ये पूरा एक ही ग्राफ है जिसके 3 कंपोनेंट्स है। तो वो क्या बोल रहा है कि इसके कितने वर्टाइसेस है मेरे पास, देखो वो बोल रहे हैं n वर्टाइस। इसको थोड़ा सा इजी बनाते हैं ताकि हमको समझ में आए, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 4 वर्टाइसेस का रखते हैं, ठीक है। तो टोटल वर्टेक्स आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल वर्टेक्स है 10। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हो सकती है, देखो n माइनस के इंटू n माइनस के प्लस 1 बाई 2, जहां पर k क्या है, k है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो कितने कंपोनेंट्स है, 3 कंपोनेंट है। तो अब ये फॉर्मूला में पुट करते हैं, ठीक है। n इज 10 माइनस 3, 10 minus 3 plus 1 upon 2, 10 minus 3 7, 10 minus 3 7 plus 1 is 8 upon 2, that is 28। तो नंबर ऑफ एजेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितनी होनी चाहिए, हो सकती है 28, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम जोड़ लेते हैं, जितनी मैक्सिमम हम जोड़ सकते हैं जोड़ लेते हैं, जोड़ ली। अब आप इसमें एजेस काउंट करके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अभी तो हुई है 12, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम कितनी हो सकती है 28, 28 से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोलती है कि लेट ए बी द एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ अ ग्राफ विद नंबर ऑफ वर्टाइसेस n, देन a टू द पावर k इज द नंबर ऑफ पाथ लेंथ्स ऑफ फ्रॉम vi टू v। चलिए ठीक है, ये तो अब आ जाता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ। जो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मुझे यहां पर पहुंचना है, ग्राफ का मेन एम क्या है कि मुझे एप्लीकेशंस तक पहुंचना है, राइट। तो सबसे पहले इजी देख लेते हैं। देखो मैंने आपको क्या बोला था, मुझे देखनी है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आपके पास कोई एक सेल्समैन है और उसे मल्टीपल शॉप्स पे जाना है, उसे क्या है मल्टीपल शॉप्स पे जाना है, और आपके पास वेट गिवन है, क्या गिवन है, वेट गिवन है, यानी कि एक शॉप से दूसरे शॉप की दूरी कितनी है ये गिवन है, ठीक है। तो हम क्या कोशिश करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि फर्स्ट शॉप से लास्ट शॉप तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा रास्ता क्या होगा, सबसे छोटा रास्ता क्या होगा, वो उसको बोलते हैं ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद आती है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, उसके बाद आती है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी सेम ही है, बस सेल्समैन की जगह अब क्या है, एक व्हीकल है जिसको अलग अलग शॉप्स पे क्या करना है, सामान को पिक एंड ड्रॉप करना है। उसके बाद आती है 4 कलर प्रॉब्लम। देखो 4 कलर प्रॉब्लम क्या बोलती है कि सपोज आपके पास एक एरिया है, इस एरिया को आपने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो आपको क्या देखना है कि आपके पास 4 कलर्स हैं, 1 2 3 4, कोई से भी 4 कलर है, ठीक है। अब ये जो 4 कलर हैं आपको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि अगर मैंने 1 को यहां किया तो कोई भी आसपास इसके जो एडजेसेंट एरिया है वहां पर मुझे 1 वापस नहीं मिलना चाहिए। अब जैसे यहां अगर मैंने 2 और 3 कर दिया, सपोज करिए यहां मैंने 4 कर दिया, ठीक है। अब यहां पर 2 और 4 आ गया तो यहां पे मैं वापस 1 कर सकता हूं, 2 और 4 को वापस यहां नहीं कर सकता। यहाँ पर 3 आ गया तो यहाँ पर सपोज मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने वापस 2 कर दिया। अब 2 नहीं कर सकता मैं, 4 करना पड़ेगा। चलिए 4 कर दिया। अब 4 और 4 के बीच में यहाँ पर सपोज मैंने क्या करा, 3 कर दिया। फिर 3 और 4 यहाँ आ गया तो मैंने यहाँ 1 यहाँ 2 कर दिया। अब यहाँ 2 करने के बाद देखो 1 आ गया 4 आ गया, तो सपोज यहाँ मैंने 3 करा, 3 यहाँ आ गया तो यहाँ मैंने 2 करा, 2 यहाँ आ गया तो यहाँ मैंने 1 कर दिया, 1 यहाँ आ गया तो यहाँ 4 किया, 4 आ गया तो सॉरी यहाँ 3 करना पड़ेगा मेरे को, तो यहाँ मैं 4 कर पाऊंगा, यहाँ 1 किया, यहाँ 2 किया और यहाँ वापस 4 कर दिया। तो ऐसे क्या है, ये एक 4 कलर प्रॉब्लम है। इसको क्या डिनोट करती है कि जो मेरे पास कलर पैलेट है, जो मेरे पास एक एरिया है, उसमें किन्हीं भी 2 एडजेसेंट एरियाज के पास, सब एरियाज के पास सेम कलर नहीं होना चाहिए, सेम कलर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि एक होती है यूटिलिटी प्रॉब्लम, यूटिलिटी प्रॉब्लम, और एक आती है प्लैनेटरी प्रॉब्लम्स, ठीक है। और एक और आती है कोन्सबर्ग प्रॉब्लम, कोन्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम। अब कोन्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम क्या है, देखो ये मैं आपको बुक से बताता हूं कि कोन्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम थोड़ी सी अलग है, ठीक है। देखो ये डायग्राम है कोन्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम का। तो कोन्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम कैसे इनिशिएट हुई थी कि 2 आइलैंड्स थे और उन आइलैंड्स के बीच में ये सारे ब्रिजेस बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे, ब्रिज बनाए गए थे।
तो उनका कहना यह था कि एक ब्रिज से, यानी कि अगर मैं इसी ब्रिज से यहां से शुरू कर रहा हूं तो मुझे सारे ब्रिज पे एक बार होते हुए वापस यहीं पहुंचना है। यानी कि अगर मैं ए वाले लैंड से शुरू कर रहा हूं तो सारे ब्रिज को टच करते हुए, यानी सारे ब्रिज क्रॉस करते हुए मैं वापस ए रीजन पे पहुंच जाऊं, ऐसा मुझे एक पाथ ढूंढना है, ऐसा मुझे एक तरीका ढूंढना है। और अभी तक ऐसा कोई भी वे नहीं मिला है। सपोज करिए मैं यहां से शुरू किया, तो यहां से मैं इधर गया, यहां आया, फिर यहां गया, यहां गया, यहां गया, अब यहां रुक गया मैं। वापस इसी ब्रिज को क्रॉस नहीं करना है, हर ब्रिज को सिर्फ एक ही बार क्रॉस करना है, एक से ज्यादा बार क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए, अब मैं सारे ब्रिज कवर करने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा कि अगर मैंने ए वाले एरिया से शुरू करा है तो मैं वापस ए पे पहुंच जाऊं, ठीक है। ये यहां पर जो नीचे वाला है ये बी रीजन है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा था इन 7 ब्रिजेस के लिए। सो दिस इज ओन्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम। ओके, सो अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा मल्टी ग्राफ क्या होता है, वेटेड ग्राफ क्या होता है, और एप्लीकेशंस देखे हमने ग्राफ के, राइट। अगले वीडियो में हमें देखना है कि कभी भी जो हमने भी ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम और ये पढ़ी है तो इनको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में हमारे पास आएगा पाथ, सर्किट, शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप